आप मुझे ये बताइए कि पॉलिटिकल साइंस क्या आर्ट्स का सब्जेक्ट है या साइंस का सब्जेक्ट है? अगर मान लीजिए कोई राज्यपाल है किसी राज्य का, यस सर। तो ये लाभ के पद के अधीन आएगा कि नहीं आएगा? आप ये बताएं, वर्तमान में जिस प्रकार के साहित्य की रचना हो रही है वो पाठकों के लिए रचा जा रहा है या उपभोक्ता के लिए? आप मुझे ये बताइए, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो माता के कास्ट पे मिलता है या पिता के कास्ट पे मिलता है? किचन गार्डनिंग और ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में अंतर समझा सकती हूँ। May I come in, sir? प्लीज कम इन। Thank you, sir. नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। दीप्ति, यस सर। आप अपना परिचय दीजिए बोर्ड को। यस सर। सर मेरा नाम दीप्ति वर्मा है। मैं राजस्थान के जयपुर ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा जयपुर से की है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन जयपुर के यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स विषय में 2020 में कंप्लीट किया है। उसके बाद से सर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, आपका वैकल्पिक विषय क्या है? हिंदी साहित्य सर। हिंदी साहित्य। यस सर। तो ऐसा क्यों कि आपने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद आपने विषय बदल लिया? यस सर। सर राजनीति विज्ञान के बाद में हिंदी साहित्य लेने का जो कारण था सर, जब सिलेबस देखा तो सर हिंदी साहित्य का सिलेबस एक राजनीति विज्ञान की तुलना में छोटा था। उसके अलावा सर मैं जयपुर से हूँ तो पॉलिटिकल से साइंस से रिलेटेड जो गाइडेंस थी वो वहाँ पे कम थी हिंदी साहित्य की तुलना में। और तीसरा कारण सर मेरे पिताजी हिंदी के ही लेक्चरर थे स्कूल में, तो वहाँ से मुझे हिंदी साहित्य में रुचि थी सर। अच्छा, तो आपने इन कारणों की वजह से हिंदी साहित्य को चुना? यस सर। ठीक है। फिर भी क्योंकि पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा है तो उसके बारे में कुछ बात करते हैं। यस सर। आप मुझे ये बताइए कि पॉलिटिकल साइंस क्या आर्ट्स का सब्जेक्ट है या साइंस का सब्जेक्ट है? यस सर। सर राजनीति विज्ञान को कला भी माना जाता है और विज्ञान भी माना जाता है। सर कला इसलिए क्योंकि ये मानव व्यवहार का इसमें अध्ययन किया जाता है। संस्थाओं का विकास मानव व्यवहार से किस प्रकार प्रभावित होता है। वहीं सर इसको विज्ञान भी माना जाता है क्योंकि जो इसके अध्ययन की विधियां हैं उसमें कुछ वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर कुछ अनुभवात्मक पद्धति और कंपैरेटिव मेथड। यस सर। अच्छा, अभी दीप्ति काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है ये इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन। यस। तो आप बताइए कि क्यों ये ज़रूरी है ये प्रक्रिया और इसको लेके क्या चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं? यस सर। सर इलेक्टोरल रोल का जो रिवीजन है वो हमारा एक प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, जिसमें मतदाता सूचियों का एक समय पर रिवीजन किया जाता है, ताकि इसका सर जो मूल उद्देश्य है ये है कि जो भी वोटर्स जो सर जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो प्रवास कर गए हैं या जो दोहरे वोटर्स की जो समस्या है उसको सर दूर करना प्रमुख उद्देश्य तो है। ये प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल यस सर। माना जा सकता है। यस सर। तो इसको लेकर विवाद क्यों है? ये तो अच्छी प्रक्रिया लग रही है। यस सर। सर वर्तमान में इस पे कुछ आरोप ऐसे दिखते हैं कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसके माध्यम से मतदाताओं को कहीं ना कहीं सर एक उनको दूसरी तरफ मोड़ने का वो दिखता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। दूसरा सर जो विवाद का मुद्दा ये है कि नागरिकता से कहीं ना कहीं इसको जोड़ा जाता है, जो इसका संबंध सर नागरिकता से नहीं है। तीसरा सर अभी जो मैं सोच पा रही हूँ जो कुछ BLOs की सर जो घटनाएं देखी गई हैं उनके ऊपर हत्या, उनकी मौत का और ये सब जो सर उसके चलते विवाद कुछ देखने को। तो क्या वजह है कि इतना प्रेशर BLOs पे आ गया है इन इलेक्टोरल रोल्स के रिवीजन के लिए, जबकि आमतौर पे धारणा ये है कि सरकारी जो जॉब होता है उसमें मतलब प्राइवेट जॉब की तुलना में थोड़ा आराम वाला जॉब होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसी धारणा है। लेकिन SIR वगैरह की एक्सरसाइज को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि सरकारी जॉब से कठिन जॉब तो है ही नहीं। तो ऐसा क्यों? सर जितना मैं सोच पा रही हूँ संबंध में सर BLOs जो कि सर जो स्कूल में टीचर्स होते हैं सर उनको अधिक मात्रा में वहाँ पे लगाया जाता है, तो सर उन पे स्कूल के जो बर्डन होता है उसके साथ ही सर जैसे SIR एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। सर। ठीक है। अच्छा, आप मुझे आखिरी सवाल अभी के लिए ये बताइए कि SIR जो प्रक्रिया की जा रही है,
SIR का फुल फॉर्म क्या है, और मुझे ये भी बताइए कि संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो इससे जुड़ता है, और कोई अगर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून है जो कि इलेक्टोरल रोल्स के रिवीजन के साथ जुड़ता है, तो उसका नाम भी बताइए। सर SIR का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है। संवैधानिक प्रावधान सर आर्टिकल जो अभी मैं याद कर पा रही हूँ सर, आर्टिकल 324। 325 भी है क्या? सॉरी सर, चलिए कोई नहीं, आप देख लीजिएगा। और कोई सर यस कानून भी है? यस सर, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में सर कुछ प्रावधान उसके दो कानून हैं, 1950 और 1951। तो आप बताइए कौन सा है, RPA 1950 या 1951? सर एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक। दीप्ति, यस सर। मैं इसी प्रश्नों से आगे बढ़ाना चाहूँगा यस कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 या 51 की अगर बात करें यस सर, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? सॉरी सर एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ मैं। अच्छा, इसी में एक और भी है, लाभ का पद। यस सर। तो लाभ के पद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और इसका क्या आशय है? सर लाभ का पद जो भी सर उम्मीदवार होता है उनका ये है कि वो सरकार के किसी अन्य पद पे ना हो सर, जैसा कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, कुछ मंत्री इसमें शामिल है, वो उस पोस्ट पे रहते हुए दूसरे पोस्ट पे सर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। सर इसको लेके कुछ प्रावधान है कि अगर कोई भी उम्मीदवार ऐसा करता है तो उस पर कुछ कार्रवाई की जा सकती है। अगर मान लीजिए कोई राज्यपाल है किसी राज्य का, यस सर, तो ये लाभ के पद के अधीन आएगा कि नहीं आएगा? सर दूसरे किसी उस पर चुनाव लड़ने के लिए सर लाभ का पद माना जा सकता है। तो उसको क्या करना होगा? त्यागपत्र देना होगा पहले, या फिर अगर उसको राष्ट्रपति बनना है, सर राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहा है, यस सर, तो उसको क्या करना होगा? अगर वो लाभ के पद पर आसीन है तो, राज्यपाल है तो? यस सर। सर जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ त्यागपत्र के बाद में कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन। अच्छा, ये एक और शब्द है केयर टेकर गवर्नमेंट। यस सर। तो ये क्या है? सर केयर टेकर गवर्नमेंट का जो मैं सोच पा रही हूँ सर, कुछ राज्यों में केंद्र में सर जो सत्ताधारी दल है उसी दल की सरकार अगर किसी राज्य में बनती है तो केंद्र का प्रभाव उस पर अधिक रहता है स्टेट गवर्नमेंट पे, सर उसको केयर टेकर गवर्नमेंट कह सकते हैं। क्या ये है? सर मैं अनुमान कर रही हूँ सर, श्योर नहीं। चलिए, संविधान में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का उल्लेख है। यस सर। तो कहाँ पर उल्लेख है और इस एक्ट में क्या क्या बेनिफिट्स हैं दिए गए? यस सर। सर मैटरनिटी बेनिफिट का जो प्रावधान है संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्वों में एक आर्टिकल है सर, एग्जैक्ट आर्टिकल मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है अभी। सर इसके प्रावधान अगर देखें तो सर जो भी महिलाएं हैं किसी भी संस्थान में अगर वो कार्य करती हैं तो उनको प्रेगनेंसी के दौरान कुछ लीव मिलती हैं सर, प्रेगनेंसी से पूर्व और डिलीवरी के बाद में सर। उसके अलावा सर कुछ क्रैच सुविधाएं इसमें। कुछ में क्या है? कुछ में तो कुछ होगा। सॉरी सर एग्जैक्टली मुझे नहीं रिकॉल नहीं हो पा रहा। यस सर। चलिए, मान लीजिए हम लोग आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। यस सर। तो ऐसी कौन सी 3 खूबियाँ होंगी जिसके बेसिस पर बोर्ड ने आपको सेलेक्ट किया है? यस सर। सर मुझे लगता है कि मैं एक सर हार्ड वर्किंग और डिटरमिन्ड गर्ल हूँ। दूसरा सर मैंने सर हिंदी साहित्य के दौरान अपने आप में एक संवेदनशीलता का गुण विकसित किया है। संवेदनशील वर्गों की समस्याएं हों उनके प्रति सर मैं करुणावान हूँ, समस्याओं का समाधान मैं करना चाहती हूँ। तीसरा सर मैं एक ऑब्जेक्टिव पर्सन हूँ। अगर मान लीजिए कि आपकी कमियों के बारे में पूछा जाए तो कोई 3 कमियां बताइए। सर मेरी कमियों में सबसे पहला ये है कि सर किसी की हेल्प करने अगर मेरे से कोई हेल्प मांगता है तो मैं सर इजीली ना नहीं कह पाती हूँ। उसके कारण सर मुझे कभी कभी नुकसान झेलने को मिलता है। दूसरा सर कभी कभी ओवरथिंक कर लेती हूँ। चलिए, इसी पर एक केस स्टडी करते हैं कि मान लीजिए आप कलेक्टर हैं किसी ज़िले की। यस सर। और आप पर एक अतिरिक्त दबाव बनता है बार बार करप्शन में इन्वॉल्व होने का, और आपके सीनियर्स भी, आपके जूनियर्स भी और बड़े बड़े पॉलिटिशियन सब लोग संलिप्त हैं, और आपने अभी कहा कि आपकी ये कमजोरी है कि आप किसी को ना नहीं कह सकती हैं। यस। तो ऐसे में आप क्या स्टैंड लेंगी? यस सर। सर मेरी जो कमजोरी है ना नहीं कहने का, सर अभी मैं मेरी प्राइवेट लाइफ में ये समस्या मुझे देखने को मिलती है
सर चूँकि मैं किसी पद पे रहते हुए अगर मेरे सामने ये समस्या आती है तो सर जो भी कानून होंगे सर उनका मैं पालन करने की पूरी कोशिश करूँगी। सर किसी भी दबाव में मेरे अगर कोई राजनीतिज्ञ है या उच्चाधिकारी हैं या मेरे निजी कोई संबंधी हैं सर उनके ऐसे भ्रष्टाचार के जैसा कि सर आपने बताया कि मेरे पे ऐसा आरोप है, तो सर मैं किसी भी दबाव में नहीं आके सर कानून का पालन सुनिश्चित करूँगी। दीप्ति, यस आपने सर। हिंदी साहित्य भी पढ़ा है। आप ये बताएं, वर्तमान में जिस प्रकार के साहित्य की रचना हो रही है वो पाठकों के लिए रचा जा रहा है या उपभोक्ता के लिए? सर वर्तमान में जो साहित्य रचा जा रहा है सर कुछ मात्रा में सर दोनों दिखते हैं, उपभोक्ता वर्ग के लिए भी सर कुछ। ठीक है, आप मुझे दोनों में अंतर समझाइए कि एक किताब है वो उपभोक्ता की दृष्टि से कैसे लिखी जाएगी और एक पाठक की दृष्टि से कैसे लिखी जाएगी, क्या अंतर है दोनों में? यस सर जितना मैं सोच पा रही हूँ सर पाठक की दृष्टि से अगर देखेंगे तो जो भी समस्या है अभी कंटेम्प्रेरी सर कोई भी लेखक उनको दिखाने की कोशिश करेगा, उसमें कुछ संवेदनशीलता का एलिमेंट होगा, जो भाषा शैली है वो सहज होगी। सर उपभोक्ता की दृष्टि से अगर देखें तो कुछ सर सेक्टर स्पेसिफिक बुक्स लिखी जा सकती हैं, उसमें सर शब्दावलियों के स्तर पे कुछ विशेष शब्दावलियों का प्रयोग किया जा सकता है। उपभोक्ता से आप ये ज़रूर समझ पा रही होंगी कि अगर उपभोक्ता या उपभोक्तावाद की दृष्टि से अगर किसी साहित्य की रचना की जाएगी तो वहाँ पर जो पहली ज़रूरत होगी वो ये कि वो किताब बिके और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बिके। यस सर। ताकि पैसे कमाए जा सकें और कंज्यूमरिज्म जिसे हम कहते हैं सर। वो हो सके। यस सर। जो पहले साहित्य रचा जाता था वहाँ कहीं ना कहीं जो लेखक है उस पर एक दबाव रहता था कि उसे नैतिक मार्गदर्शक की जो अपनी भूमिका है उसे हमेशा बनाए रखना है। यस सर। क्या आपको लगता है कि ये जो भाव था वो अभी भी प्रचलन में है? यस सर कुछ मात्रा में ऐसा देखा जा सकता है कि कुछ साहित्यकार सर अभी भी नैतिक जो आदर्श है उनको स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जो कि सर मुझे लगता है कुछ मायने में सही भी है। साहित्य के माध्यम से ऐसे मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुझे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाइए कि ऐसे कौन सी किताबें या किसी दूसरे प्रकार का भी साहित्य हो सकता है जहां आपको लगता है कि ये पाठकों की दृष्टिकोण से बनाया गया है और कुछ ऐसे जो उपभोक्ता की दृष्टि से बनाए गए हैं। यस सर पाठकों की दृष्टि से एक उपन्यास अभी विनोद कुमार शुक्ल जी का दीवार में खिड़की रहती थी। ठीक है। सर उपभोक्ता की दृष्टि से सॉरी सर रिकॉल नहीं एक भी किताब का नाम याद नहीं कर पा रहे? सॉरी सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। दीप्ति, जैसा कि अभी हमने बात की उपभोक्तावाद के बारे में, यस इसे कुछ लोग एक नेसेसरी इविल भी कहते हैं। ये ऐसी बुराई है जिसका त्याग नहीं किया जा सकता, क्यों कहते हैं ऐसा? सर उपभोक्तावाद एक आवश्यक बुराई लग सकता है क्योंकि सर उपभोक्तावाद के दौर में सर इसका एक जो बैक साइड है कि रोजगार सर डेवलप होता है, इससे इंडस्ट्री लगती है, तो सर उस मायने में देख सकते हैं कि अगर वो नहीं होगा, जैसे जैसे नए ट्रेंड्स नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे चला जाएगा। तो सर और इसकी जो सर कमियां हैं जिसकी वजह से हम समाज में सर एक अधिक उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ती है या फिर जो भी सर बुराइयों को बढ़ावा देता है उस। तो अगर लोग किसी संसाधन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या अलग अलग संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? यस सर संसाधन जो कि सर पृथ्वी पे सीमित है, अगर सर किसी भी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों की अगर हम देखें तो सर वो सीमित है। अगर उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा तो सर वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो सर उनका संरक्षण और सतत विकास के लिए सर उपभोक्तावाद पे एक सीमित किया जाना चाहिए सर उसको। ठीक है, शुक्रिया। दीप्ति, आप Yes. डॉक्यूमेंट्रीज देखती हैं सोशल इश्यूज पे? यस आपकी फेवरेट डॉक्यूमेंट्री कौन सी है? मैम एक गुलाबी गैंग डॉक्यूमेंट्री है जो मैंने देखी। किस चीज़ पे थी वो? मैम उसमें महिलाओं के प्रति जो भी हिंसा होती है उसमें एक संगठन था गुलाबी गैंग ही, वो अगर उनको कहीं पुलिस स्टेशन पे या उनकी FIR नहीं हो रही है तो वो आगे आके उनको सपोर्ट करते थे। राजस्थान की सिर्फ एक सोशल इशू अगर आपको हाईलाइट करनी हो, सबसे बड़ी सोशल इशू क्या है वो? यस मैम बाल विवाह मैं सोच पा रही हूँ। बाल विवाह मुक्त अभियान पता है आपको? यस मैम। क्या टारगेट है? मैम बाल जो इसमें वर्ष निर्धारित किया गया है वो एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन बाल विवाह मुक्त पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो माता के कास्ट पे मिलता है या पिता की कास्ट पे मिलता है?
मैम पिता के कास्ट। माता की कास्ट पे नहीं मिलता? श्योर नहीं हूँ मैम। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग आई थी इस पे, आप जानती हैं इसके बारे में? सॉरी मैम, अवेयर नहीं। कोई बात नहीं। आपको गार्गी पुरस्कार मिला है। Yes, गार्गी ma'am. कौन थी? मैम गार्गी एक प्राचीन इतिहास में विदुषी महिला थी। उन्हें एक स्त्री बौद्धिकता का जनक भी माना जाता है। उन्होंने याज्ञवल्क्य के साथ संवाद किया था जो उनका। और भी कोई थी ऐसे एंशिएंट इंडिया में ऐसे कोई? यस मैम। किसी एक दो फिगर का और नाम? मैत्रेयी। सॉरी मैम, और नहीं है। मॉडर्न डे में आज के समाज में ऐसी कोई हैं विमेन फिलोसोफर्स, फीमेल इंडियन फिलोसोफर्स जिनका नाम आपको पता हो? मैम फिलोसोफर्स ऐसी मतलब ये जैसे गार्गी, विदुषी ये सब थे, तो फिर इस मॉडर्न इंडिया में आज के समय में भी ऐसे लोग हैं? यस मैम। कौन है? अभी जो मैं सोच पा रही हूँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। और उसके अलावा मैम राजस्थान से एक सॉरी मैम, राजस्थान से नहीं है, साहित्य की उसमें है मैम, निर्मला पुतुल मैम, साहित्य पे लिखती हैं मैम। ठीक है। आपको ऑर्नामेंटल गार्डनिंग पसंद है? यस। क्या होता है उसमें, बहुत संक्षेप में बताइए। मैम ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का एक प्रकार है जिसमें किसी भी स्थान को मैम सजावट के उद्देश्य से किया जाता है और कुछ मात्रा में उससे वातावरण शुद्ध किया जा सकता है। इसके कोई इश्यूज हैं? यस मैम। क्या इश्यूज है? मैम एक मेजर इशू ये लगता है कि प्लांट्स मैम, अगर उसको इंडोर गार्डनिंग जो मैं करती हूँ मैम, इंडोर गार्डनिंग में ये इशू है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उससे कुछ मात्रा में नुकसान हो सकता है इंडोर गार्डनिंग में। अच्छा, ठीक है। ग्रीन डेजर्ट का कॉन्सेप्ट आपको पता है? सॉरी मैम। हाल फिलहाल में एक इन्वेजिव स्पीशीज़ न्यूज़ में थी जिसको वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा इन्वेजिव स्पीशीज़ की लिस्ट में शामिल किया गया IUCN द्वारा। आप जानते हैं इसके बारे में? सॉरी मैम। अच्छा, किन्हीं भी एक दो इन्वेजिव स्पीशीज़ का नाम आप मुझे बता सकते हैं? सॉरी मैम, नहीं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। मियावाकी मेथड क्या होता है? यस मैम, मियावाकी मेथड एक वन प्रबंधन की एक जापानी तकनीक है मैम। उसमें जो भी पर्यावरण को जो नुकसान है उसको कम करने के लिए शहर में एक बड़े स्तर पे वनों का जो है उसको लगाना मैम। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप गगनयान मिशन के बारे में जानती हैं? यस मैम। क्या है वो? मैम गगनयान मिशन भारत में इसरो द्वारा एक मिशन लॉन्च किया जाएगा। वो हमारा मैम पहला मानव सहित अंतरिक्ष मिशन होगा। क्या साल निर्धारित किया गया है? सॉरी मैम, रिकॉल नहीं कर पा रही। थैंक यू। हाय। हेलो। मुझे कंपैशन और एम्पैथी में अंतर बताएंगी? यस मैम। मैम एम्पैथी में अगर देखें तो किसी की अगर कोई समस्या है तो उसके प्रति हमें एक उससे हम कनेक्ट कर पाते हैं। वही मैम करुणा में अगर देखें तो उसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं उस समस्या को दूर करने के लिए। ठीक है। आपने बोला था जब आप अपनी 3 खासियत बता रही थी, 3 खूबियाँ, आपने बोला था आप बहुत कंपैशनेट हैं। यस। आपने ये भी बोला था आप बहुत ऑब्जेक्टिव है। यस मैम। तो आपको नहीं लगता कि आपका कंपैशन आपकी ऑब्जेक्टिविटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है इन सम सिचुएशंस? यस मैम। मैम मुझे लगता है कि मैम ये दोनों गुण जो है महत्वपूर्ण है मैम। कुछ मात्रा किन्हीं स्थानों पे हमें करुणावान होने की अधिक ज़रूरत होती है, वहीं कुछ स्थानों पे मैम ऑब्जेक्टिव रूप से कार्य करना ज़्यादा। और दोनों में से आपको चूज़ करना ही पड़े कि फर्स्ट ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है, तो आप किसको चूज़ करेंगे? मैम ऑब्जेक्टिविटी को मैं चूज़ करूँ। ओके। आप मुझे किचन गार्डनिंग और ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में अंतर समझा सकती हैं? यस मैम। मैम जितना मैं सोच पा रही हूँ मैम, किचन गार्डनिंग घर में कुछ सब्जियों का या घर के उपभोग के लिए जो छोटे स्तर पे किया जाता है उसको, जिसमें एक पर्पज़ के लिए किया जाता है वो कि हमें उससे कुछ फ्रूट्स मिल जाएं, या वहीं ऑर्नामेंटल गार्डनिंग मैम पूरी तरह से सजावट के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है। आपके फादर वाइस प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए हैं शायद, तो आपको समग्र शिक्षा अभियान के बारे में कुछ जानकारी है? यस मैम। प्लीज़ बताइए। मैम समग्र शिक्षा अभियान भारत सरकार एक महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में प्रोग्राम है जिसके माध्यम से एनरोलमेंट रेशियो जो है स्कूल में उनको बढ़ाने का प्रावधान है। अनुभवात्मक पद्धति के साथ बच्चों को सिखाना उसमें शामिल है। उसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा शायद उसमें है। दूसरा मैम एक जो मैं अभी याद कर पा रही हूँ, साक्षरता को बढ़ाना भी उसका उद्देश्य है एक। ये बताइए कि क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंटर सेक्टर स्कीम है?
मैम मैं अनुमान कर सकती हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ। बताइए मैम स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या फ़र्क होता है दोनों में? मैम सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो मैम फंडिंग को लेके मेनली डिफरेंस होता है। सेक्टर स्कीम में 90-10 का कंट्रीब्यूशन होता है, 90% सेंटर के द्वारा किया जाता है, 10% स्टेट्स का। स्पॉन्सर्ड में मैम 60-40 का रेशो। ठीक है। हाल फिलहाल में इंडिया और न्यूजीलैंड ने एक FTA साइन करने के कंक्लूजन पे आ गए हैं। यस मैम। मुझे बताइएगा उसके क्या प्रोविजंस है, कौन से सेक्टर्स फोकस में है? यस मैम। मैम जो मैं भी रिकॉल कर पा रही हूँ मैम, उसमें भारत के साथ में जो FTA हुआ है, भारत के निर्यात पे टैरिफ लगभग 99% तक कम किया गया है, और भारत के द्वारा मैम कुछ उससे कम है, अभी एग्जैक्ट मुझे श्योर नहीं हूँ मैं। ठीक है। मुझे बताइए FTA और PTA में क्या अंतर है? प्रेफरेंशियल ट्रेड। यस मैम, एग्जैक्ट मैं नहीं याद कर। मुझे ये बताइए कि आपने बोला है कि आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसिंग एंड रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग अच्छी लगती है। रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग मतलब आपने दिन कैसा गया उसके बारे में लिखती हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप अपने पास्ट पे ड्वेल कर रही हैं बजाय कि अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ने के? यस मैम। मेरा ऐसा मानना नहीं है मैम। रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग जो मैं करती हूँ उसमें मैं दिन में मैंने जो किया है उसका मैम एक विश्लेषण होता है कि मैंने कहाँ गलतियाँ की है, मैं अपने टारगेट से कहाँ पीछे हूँ। तो मैम वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव देता है कि आपको अभी कितना और वर्क करना है, किन चीज़ों पे वर्क करना है, तो उसे सीखने को मिलता है मैम। दीप्ति, आप जयपुर से आती हैं? यस सर। मुझे ये बताइए जयपुर फुट क्या है? जयपुर फुट FOOT। सॉरी सर, मैंने नहीं सुना है। नहीं सर। अच्छा, बेयरफुट स्कूल, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है? नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा, अभी राजस्थान बेस्ड एक NGO है जिसको एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है, इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है इस पुरस्कार को, और महिला एजुकेशन के, महिला शिक्षा के क्षेत्र में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ठीक है, गर्ल चाइल्ड के लिए। क्या नाम है इस संस्था का? सॉरी सर, अवेयर नहीं हूँ। आपको नहीं पता है? ठीक है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने ऐसी बात की है कि वो एजुकेशनल क्राइटेरिया लाना चाह रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। ठीक है, आपके हिसाब से क्या ये सही कदम होगा या इसको लेकर कुछ चिंताएं भी हैं? यस सर, मेरा मानना है कि इसमें जो चिंताएं हैं उनको अगर एड्रेस किया जाए तो एक अच्छा कदम हो सकता है सर। मूलतः जो इसमें देखने को मिल रहा है सर, एक तो ये है कि लोकतंत्र में सर किसी को भी अगर एजुकेशन के आधार पे वोटिंग कंटेस्ट करने के, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए वो किया जाएगा तो सर समावेशन पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि कैसे हो पाएगा। दूसरा ये है कि सर तुरंत इसको लागू नहीं करना चाहिए सर, उसका भी एक कितने साल बाद करना चाहिए? सर मेरा मानना है कि कुछ समय के बाद में ये लागू किया जा सकता है। उसके साथ ही सर एक प्रावधान ये भी किया जा सकता है कि पंचायत में जो भी निर्वाचित होते हैं उनके लिए सर एक ट्रेनिंग की व्यवस्था हो। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि क्या महिला आरक्षण जो दिया गया है पंचायत में, यस, उससे फ़ायदा मिला है ज़मीनी स्तर पे महिलाओं को? यस सर। लेकिन फिर ये सरपंच पति का कॉन्सेप्ट क्या है? यस सर, महिला आरक्षण के माध्यम से महिलाओं का ज़मीनी स्तर पे योगदान राजनीति में बढ़ाने के लिए किया गया है सर। उसके माध्यम से कई सारी महिलाओं ने राजनीति में भाग लिया है और कई संरचनात्मक सुधार किए हैं पंचायतों के लेवल पे। जैसे राजस्थान में एक छवि राजावत सरपंच हैं जो काफ़ी पॉपुलर है उनके काम को लेके। लेकिन सर सरपंच पति का जो कॉन्सेप्ट दिखता है सर, उसके पीछे कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक मानसिकता देखने को मिलती है। मान लेते हैं कि आप जैसे सेवा में सिलेक्ट हो जाती हैं और आप एक मीटिंग में जाती हैं और वहाँ आप देखते हैं कि जो सरपंच हैं इलेक्टेड वो नहीं आए हैं, उनके पति आए हुए हैं वहाँ, तो ऐसे में आप क्या करेंगी? आप वो मीटिंग को जारी रखेंगी, मीटिंग को नहीं करवाएंगी, क्या करेंगी? जो महिला सरपंच हैं सर उनको मैं बुलवाना चाहूँगी मैं, तभी मीटिंग सर उसके पहले पोस्टपोन की जा सकती है, क्योंकि सर वो एक लीगल अधिकारी नहीं है। अगर उनके पति जो वहाँ की प्रतिनिधि है वो महिला सरपंच है तो उनके आने पे सर मीटिंग होनी चाहिए। मैं ये सुनिश्चित करूँगी। यस, ठीक है। चाहे इससे जो डिसीजन मेकिंग है वो डिले हो जाए, क्या है मतलब समय पे काम ना हो पाए, तब भी आप ऐसा करना चाहेंगे? सर इसके माध्यम से जो प्रावधान है उनको मैं जो मुझे प्रशिक्षण में सिखाया जाएगा सर,
उनका यूज़ करते हुए मेरी क्षमता के अकॉर्डिंग सर जो भी मिनिमम टाइम में ये हो सके सर उसको प्रेफर करूँगी मैं। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है दीप्ति कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया? यस सर। सर पहलगाम जो हमला हुआ आतंकी हमला उसमें सर जो महिला टूरिस्ट थी उनके सामने उनके जो हस्बैंड थे उनको आतंकवादियों द्वारा गोली मारी गई थी। तो सर भारत सरकार का ये एक पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को एक जवाब था कि वहाँ पे सर आतंकवादियों ने ऐसा उनको चुनौती भी दी थी। तो एक सर जवाब था कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम उसके प्रति जीरो टॉलरेंस रखेंगे। तो उन महिलाओं के त्याग के बदले सर उसका सिग्निफिकेंटली वो प्रतीकात्मक रूप से। आप सहमत हैं कि ये नाम से ही रखा गया? यस सर। ठीक है दीप्ति, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर। मैं आई कम इन? आइए, बैठिए दीप्ति। दीप्ति, ये कौन सा प्रयास है और कौन सा इंटरव्यू है? सर थर्ड अटेम्प्ट है मेरा और फर्स्ट इंटरव्यू है। अच्छा, तो दीप्ति आपने और भी मॉक इंटरव्यूज दिए होंगे? यस सर। तो उसके कंपैरिजन में आज का कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर ठीक था, एवरेज। नर्वसनेस थोड़ा थी। हाँ, तो देखिए नर्वसनेस से तो काम खराब ही होता है। थोड़ी बहुत नर्वसनेस नेचुरल भी है, लेकिन आप जितने जल्दी उसको काबू कर लेंगे उतना आपका लिए अच्छा रहेगा। और क्या आपको ऐसा लगा कि आप कुछ सवालों के जवाब बेहतर दे सकती थी? यस सर। जैसे कि मैम ने समस्या पूछी थी बाल विवाही, मुझे उस टाइम पे याद आया। और मैम ने पूछा था कि आप करुणा में वो उसका बेहतर किया जा सकता था। SIR पे शायद मैं चैलेंजेस ठीक से नहीं बता पाई। ठीक है, देखिए ओवरऑल यू आर ए डिसेंट कैंडिडेट, ठीक, तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा वहाँ भी। थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में आपको हम लोग बताना चाहेंगे जिसको आप कोशिश कर सकते हैं इम्प्रूव करने की, क्योंकि 9 तारीख को ही आपका इंटरव्यू है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा देखिए, बहुत आपको फंडामेंटल चेंजेस भी नहीं करने हैं, ठीक है। आप जो कर रही हैं उसी को और बेहतर ढंग से करना है। तो सबसे पहले तो एक है आई कांटेक्ट के बारे में आपको सलाह कि जिनसे बात हो रही है उन्हीं के साथ आई कांटेक्ट मेनली रखिए आप, ठीक है। सभी के साथ रखने का वो नेचुरल नहीं है और उससे दिक्कत बढ़ती है, तो बेटर है कि जिनसे बात हो रही है उन्हीं के साथ आई कांटेक्ट रखिए लास्टली, ठीक है। और एंट्री जैसे आप करती हैं ना, तो वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंटली करेंगे। आप परमिशन लेंगे और कॉन्फिडेंटली वॉक करिए चेयर तक, उसके बाद ग्रीट करिए, ठीक है। नमस्ते बोलना है तो बोलेंगे, और फीमेल मेंबर्स को एक साथ बोल सकते हैं और जो मेल मेंबर्स हैं उनको फिर उसके बाद बोलिए, ठीक है। फिर वो जब आपको बैठने के लिए बोलेंगे तो आप धन्यवाद करते हुए बैठ जाइए। फिर इंटरव्यू शुरू होता है। इंट्रोडक्शन को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो उसमें वो चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है जो आप चाहती हैं कि वो उनका ध्यान उस तरफ जाए और वो आपसे पूछें, ठीक है। राजस्थान से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के इश्यूज उनको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। उसमें हम लोग को लगा कि कहीं कहीं नॉलेज गैप था, जैसे कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट आपसे पूछा गया तो आपने शायद अंदाज़ा लगाया। हाँ सर, अनुमान लगाया। बिल्कुल ही गलत था, बिल्कुल ही गलत। तो ऐसी चीज़ों से बचना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी आप ये दबाव में मत आइए कि मुझे बताना ही है। बेटर होगा अगर नहीं पता है तो आप उसको ऑनेस्टली एडमिट करिए और सॉरी बोल दीजिए, ठीक है। बोर्ड उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा। अगर आप गलत आंसर देंगी तो आपकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क उठता है और वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। हाँ, ये और भी कुछ जगहों पे हुआ, उसका आप ध्यान रखेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हिंदी लिटरेचर पे भी जब आपसे बात हुई तो थोड़ा वहाँ भी ऐसा लगा कि मतलब थोड़ा सा आपकी पकड़ और बेहतर होनी चाहिए, स्पेशली जो ऐसे इश्यूज होंगे ना जो हिंदी लिटरेचर के आमतौर से पूछे जाते हैं, तो उन पे मतलब थोड़ा सा और रिफाइंड आंसर्स की एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो इसीलिए आपको जो फोकस करना है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे नहीं, आपको अपना डेफ अच्छे से तैयार करना है। राजस्थान से जुड़े हुए मुद्दे, थोड़ा सा नेशनल इंटरनेशनल में जो न्यूज़ में चल रहा है तो एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ लेंगे आप। फिर आपका सब्जेक्ट जो हिंदी लिटरेचर है, पॉलिटिकल साइंस के कुछ टर्म्स ऊपर से बेसिक टर्म्स जो पूछे जा सकते हैं, उस पर भी इतना ध्यान अगर आप नहीं दे सकते हैं टाइम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करंट अफेयर्स देखिएगा। बाकी हिंदी लिटरेचर
जो कि आपका वैकल्पिक विषय है, उससे मतलब जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना, तो वो आपको मेरे ख्याल से कुछ मिला भी होगा, नोट्स या मटेरियल। हाँ सर की क्लासेस भी हाँ, तो उनसे आप थोड़ा सा उसको देख लेंगे तो आपको तैयारी में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा लिटरेचर के बारे में पूछा जाए इन डेप्थ, बट फिर भी तैयार रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंस आपका रहेगा। प्लस जो समसामयिक मुद्दे हैं लिटरेचर को लेकर भी, ठीक है, कि लिटरेचर में जो नए लोग आ गए हैं, अब नई तरीके से कविताएं कही जा रही हैं, नई रचनाएं हो रही हैं, तो उससे लिटरेचर के डेवलपमेंट में क्या असर पड़ा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वैसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। वो उसके लिए आपको एक बैलेंस व्यू देना है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो दीप्ति इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए आपका। ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ गलत जवाब नहीं देना है। तो जहाँ आपको नहीं आता है वहाँ सॉरी बोल दीजिए। ठीक है, इतना करेंगे तो इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपका कोई प्रश्न है? सर नर्वसनेस हो रही है तो। हाँ, तो नर्वसनेस का तो देखिए इलाज है अच्छी तैयारी। और दूसरा एक और चीज़ आप ये समझ सकती हैं कि इंटरव्यू वाला जो प्रोसेस है ना, वो आपको इस तरीके से लेना है कि आप अपने जो आपके पिताजी हैं उनके फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर रही हैं। ठीक है, तो आपके अंकल लोग बैठे हुए हैं, राइट, अंकल हैं, आंटी लोग हैं, तो उनके साथ आप सहज भी रहेंगे, यानी कि अपनी बात रख पाएंगे, प्लस एक रिस्पेक्ट भी रहेगी। ठीक है, तो बस उसको आपको इसी तरीके का कॉन्वर्सेशन मान के चलना है, और इसमें कोई भी नुकसान वाली बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो ऐसा कोई दबाव मत लीजिए। इंटरव्यू जनरली कॉर्डियल रहता है यूपीएससी का, और वहाँ इंटरव्यू बोर्ड भी आपके साथ आपको अच्छे नंबर देना चाहता है। सिर्फ ये बात है कि आपको भी उनके साथ मतलब वो जस्टिस करनी है कि आपकी तैयारी जो पेपर्स में नज़र आ रही है वो उनके सामने भी आप प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। ओके, ऑल द बेस्ट। मैम से साड़ी, हाँ, मैम साड़ी पहन। हाँ, ये वाली पहनने वाले हैं आप? हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।